हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी नोट्स बाय शिखा में। दोस्तों, हमने अभी तक आपको पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और महापाषाण काल के विषय में जानकारी दी। आज हम आपको सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के विषय में आपको जानकारी देंगे। ईसा पूर्व तीसरी सहस्राब्दी के द्वितीय अर्धांश में सिंधु नदी घाटी पर एक समृद्ध सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ, जो आगे चलकर उत्तर पश्चिम और पश्चिम भारत के विशाल भाग में फैल गई। इसका नामकरण किस प्रकार हुआ? इसका पता सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान में अवस्थित हड़प्पा नामक आधुनिक स्थल में चला। साथ ही सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया। इस सभ्यता के कुछ क्षेत्र सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में आते हैं, अतः इसे सिंधु घाटी सभ्यता नाम दे दिया गया। उस समय में बहुत सी ऐसी सभ्यताएं थी जिनका विकास नदियों के आसपास के क्षेत्र में हुआ। जैसे मिस्र की सभ्यता नील नदी के आसपास विकसित हुई, मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात नदी के बीच विकसित हुई और चीन की सभ्यता हमंगहो नदी क्षेत्र में विकसित हुई। और इसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में विकसित हुई, किंतु बाद में रोपड़, लोथल, कालीबंगा, बनावली, रंगपुर आदि क्षेत्रों में भी सभ्यता के प्रमाण मिले हैं जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र से बाहर हैं। अब प्रश्न उठता है कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र से बाहर कौन कौन से स्थल हैं? तो आप बता सकते हैं कि रोपड़, लोथल, कालीबंगा, बनावली और रंगपुर। उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद, जो अब अहमदनगर जिला है, वहाँ तक इसका भौगोलिक विस्तार था। और पश्चिम में सुत, कांगेडोर, बलूचिस्तान हिंडन नदी के किनारे हैं। वहाँ से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर, यूपी का मेरठ जिला तक विस्तृत था। इसका पूर्व से पश्चिम तक विस्तार 1600 किलोमीटर था और उत्तर से दक्षिणी विस्तार 1100 किलोमीटर था। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ देंगे। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। इस सभ्यता के लोग कांस्य की वस्तुओं का इस्तेमाल करते थे। इस सभ्यता का उद्भव ताम्रपाषाण काल में भारत के पश्चिमी क्षेत्र में हुआ था, जिसका विस्तार भारत के अलावा पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों में भी था। अभी तक जो उत्खनन और अनुसंधान हुए हैं उनके द्वारा करीब सिंधु सभ्यता के 2800 स्थल ज्ञात किए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता अपने त्रिभुजाकार स्वरूप में थी, जिसका क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वाधिक स्थल जो हैं वो गुजरात में खोजे गए। सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है। उसमें आपका हड़प्पा शामिल है, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़ी और गणवारी वाला। सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने 1826 में सिंधु घाटी सभ्यता का पता लगाया, जिसका वर्णन उन्होंने 1842 में अपनी प्रकाशित पुस्तक में किया है। उसके बाद तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने उत्खनन कर इसके प्रमुख नगर हड़प्पा का पता लगाया। तो सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल की खोज की गई, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सर जॉन मार्शल के दिशा निर्देश में ही राखाल दास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की गई। रेडियो कार्बन यानी C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति द्वारा हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। यह सभ्यता 400 से 500 वर्षों तक विद्यमान रही तथा 2200 से 2000 ईसा पूर्व के मध्य तक यह अपनी परिपक्व अवस्था में थी। नवीन शोध के अनुसार यह सभ्यता 8000 साल पुरानी है। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं के निर्धारण का महत्वपूर्ण स्रोत
उत्खनन से प्राप्त मानव कंकाल हैं। सबसे अधिक कंकाल मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ ही मृतकों का टीला है, जिनके परीक्षण से ज्ञात हुआ है कि सिंधु सभ्यता में 4 प्रजातियां निवास करती थी। उनमें शामिल थी भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, अल्पाइन और मंगोलाइड, लेकिन सबसे ज़्यादा भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग थे। हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि अपनी नगरों के कारण प्रचलित थी। तो उसकी नगर योजना किस प्रकार की थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। भवन आयताकार ग्रिड पैटर्न पर आधारित थे। सड़कें जो थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी पर्यावरण के अनुकूल इसका अद्भुत नगर नियोजन और जल निकास प्रणाली। सभी नगर लगभग 2 भागों में विभक्त थे। पहला ऊंचा गढ़, दूसरा निचला नगर। पश्चिमी भाग में ऊंचाई पर स्थित गढ़ का उपयोग विशाल आयामों वाले भवनों जैसे अन्नागार, प्रशासनिक भवन, स्तंभमाला हॉल और आंगन आदि के लिए किया जाता था। इनमें शासकों और अभिजात वर्गों के आवास थे। यानी जो गढ़ था, पश्चिमी भाग में ऊंचाई पर स्थित जो गढ़ था, उसमें शासकों के आवास मिलते थे, और जो निचला नगर था उसमें श्रमिक वर्ग के आवासों के रूप में उसका प्रयोग किया जाता था। अन्नागार वायु संचार वाहिकाओं और ऊंचे चबूतरों के साथ डिज़ाइन किए गए थे। अन्नागार बनाए गए थे, उनमें वेंटिलेशन की व्यवस्था थी और उन्हें ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था ताकि चूहों और कीट पतंगों से उसकी रक्षा की जा सके। नगर के निचले भाग में एक कक्षीय छोटे भवन पाए गए हैं, जिनका उपयोग श्रमिक वर्ग के लोगों द्वारा आवास के रूप में किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता उन्नत जल निकासी व्यवस्था थी। प्रत्येक घर से निकलने वाली छोटी नालियाँ जो थी वो मुख्य सड़क के साथ चलने वाली एक बड़ी नाली से जुड़ी हुई थी, और जिसका पानी उस बड़ी नाली में गिरता था। छोटी नालियों का जो प्रत्येक घर से निकली हुई थी, नियमित साफ सफाई और रख रखाव के लिए नालियों को ऊपर से ढका गया था, और नियमित दूरियों पर मलकुंड भी बनाए गए थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा तीनों की नगर योजना लगभग एक समान थी। कालीबंगा और रंगपुर को छोड़कर सभी जगह पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है, अर्थात कालीबंगा और रंगपुर में कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, बाकी हर जगह पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। आमतौर पर प्रत्येक घर में एक आंगन, एक रसोई घर तथा एक स्नानागार होता था। अधिकांश घरों में कुएं के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा कालीन नगरों के चारों ओर प्राचीर बनाकर किलेबंदी की गई थी, जिसका उद्देश्य नगर को चोर, लुटेरों और पशुओं से बचाना था। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार सिंधु सभ्यता का अद्भुत निर्माण है। इससे उनकी संस्कृति में कर्मकांडीय पवित्रता के महत्व का पता चलता है। इन स्नानागारों के चारों ओर दीर्घाओं व कक्षों का समूह था, जिनका प्रयोग संभवतः वस्त्र बदलने के लिए किया जाता था। अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़क पर ना खुलकर गलियों में खुलती थी, लेकिन लोथल इसका अपवाद है। इसके दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर खुलती थी। वैसे तो मकान बनाने के लिए कई प्रकार की ईंटों का प्रयोग होता था, जिसमें 4:2:1 की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई के आकार की ईंटें ज़्यादा प्रचलित थीं। टिग्रिस, यूफ्रेटस, दजला, फरात घाटी के मेसोपोटामियाई लोग सिंधु घाटी सभ्यता को मेलूहा कहते थे। मेसोपोटामियाई सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता की कई मोहरें मिली हैं, जिससे ये पता चलता है कि मेसोपोटामियाई और सिंधु सभ्यता के लोगों के बीच आपसी व्यापार किया जाता था। अब हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता के लोगों के सामाजिक जीवन के विषय में। हड़प्पा समाज जो था वो मात्र सत्तात्मक था। समाज में विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक वर्ग भी पाए गए हैं। आवासों की संरचना आर्थिक विषमता को दर्शाती है। जैसा कि हमने बताया था कि गढ़ दुर्ग पर शासक वर्ग निवास करता था और निचला नगर में श्रमिक वर्ग निवास करता था। स्त्री पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे। सूती व ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र सिंधु सभ्यता के लोग पहनते थे।
सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे और मनोरंजन के लिए वो शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे, चौपड़, पासा आदि खेलते थे। सिंधु सभ्यता के लोग गणित, धातु निर्माण, माप तोल, ग्रह नक्षत्र और मौसम विज्ञान आदि के विषय में ज्ञान रखते थे। सिंधु सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे और युद्ध वगैरह में विश्वास कम रखते थे। श्रमिकों की स्थिति का अध्ययन करते हुए व्हीलर ने दास प्रथा को स्वीकार किया है। अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता के लोगों के राजनीतिक जीवन के विषय में। मोहरों इत्यादि के अध्ययन से ये पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यापार वाणिज्य में अधिक रुझान था। शासन व्यवस्था में व्यापारी वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। मोहनजोदड़ो का शासन जनतंत्रात्मक प्रणाली पर आधारित था। बात करते हैं आर्थिक जीवन के विषय में। सिंधु सभ्यता कृषि और व्यापारिक दृष्टि से उन्नत स्थिति में थी। सिंधु सभ्यता का व्यापार मिस्र, मेसोपोटामिया, मध्य एशिया से भी होता था। सिंधु सभ्यता के लोग व्यापार के लिए रंगपुर, लोथल, सूरकोटदा, प्रभास, पाटन इत्यादि बंदरगाहों का प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता में माप की दशमलव प्रणाली प्रचलित थी तथा माप तोल की इकाई जो थी वो 16 के गुणक में होती थी। सिंधु सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर, सरसों, कपास, तिल इत्यादि की खेती किया करते थे। कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को दिया जाता है। यूनानी कपास को सिंडन कहा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग तरबूज, खरबूजा, नारियल, अनार, नींबू, केला जैसे फलों से परिचित थे और मिठास के लिए शहद का प्रयोग किया करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग कृषि कार्य के लिए पत्थर और कांसे के औजारों का प्रयोग करते थे। इस सभ्यता में फावड़ा या फॉल इस्तेमाल का साक्ष्य नहीं मिलता। संभवतः ये लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग करके कृषि करते थे। कृषि जो थी वो अपनी उन्नत अवस्था में थी और साथ ही कृषि उन्नति के साथ पशुपालन का भी विकास हुआ। पशुओं में कुबड़ वाला बैल, हाथी, भैंस, गाय, गधा, भेड़, बकरी, गधा, सूअर, कुत्ता होने का अनुमान है। गुजरात के निवासी हाथी पालते थे। अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता के लोगों के धार्मिक जीवन के विषय में। सिंधु सभ्यता ईश्वर की पूजा मानव, वृक्ष, पशु तीनों रूपों में करते थे। साथ ही जादू, टोना, तंत्र, मंत्र इत्यादि में भी विश्वास रखते थे। जनहुदड़ों के मोहरों पर बलि प्रथा के दृश्य से बलि प्रथा का अनुमान लगाया जाता है। मातृ देवी, रुद्र, पशुपतिनाथ, लिंग, योनि की पूजा सिंधु सभ्यता के लोग करते थे। विशाल स्नानागार के प्रयोग से उनके धार्मिक या सूर्य पूजा अनुष्ठान में होता था। कालीबंगा से प्राप्त अग्नि कुंड के साक्ष्य से कहा जा सकता है कि अग्नि व स्वास्तिक आदि की पूजा की जाती थी। स्वास्तिक व चक्र सूर्य पूजा के प्रतीक थे। ये लोग पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे। मूर्ति पूजा का आरंभ संभवतः सिंधु सभ्यता से ही माना जाता है। तो दोस्तों, आज हमने आपको सिंधु सभ्यता के विषय में, सिंधु सभ्यता की नगर योजना, उनका सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक जीवन के विषय में जानकारी दी। आने वाली वीडियो में हम आपको हड़प्पा सभ्यता की मोहरें, मूर्तियाँ और हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण स्थलों के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।